students, welcome to my channel Oasis JEE Classes. I am Kalpana and I am going to discuss an important topic of maths, that is arithmetic progression. It is the topic of class 10th and 11th also. So arithmetic progression का क्या क्या इम्पोर्टेंस है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, तो कट क्लियर हो जाएगा कि इसे हमें कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा के आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उनका यूजेस आपको आगे जा करके 11th में है, 12th में है और इसके बाद भी है। प्लस ऐसा नहीं है कि आप 10th करके अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। इसका आप किसी भी एग्जामिनेशंस को जब आप देते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि आप 10th के बाद कोई अदर फील्ड चूज करते हैं जैसे आर्ट्स या कॉमर्स, तब भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स को आप देते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को इस टॉपिक से मिलता है। तो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम्स ना आए। तो यार 10th आपका यहाँ पे बेस है, तो इसे आप क्लियर कर लोगे ना तो आगे कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका जो डिस्कवर हुआ है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही हुआ है। तो ये देख लेते हैं कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो एस रामानुजम के द्वारा डिस्कवर किया गया है, ठीक ना। 1900 में इनका ये डिस्कवरी किए थे। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि मैथ्स जो है वो इंडिया का देन है, यानी इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहा है मैथ्स में। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात आएगी कि आखिर होता क्या है यहाँ पे इस सेशन में। तो इसमें देखिए बच्चों, होता क्या है कि इसमें जो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं वो कोई एक सीक्वेंस में अरेंज होता है ना। सीक्वेंस में अरेंज होता है वो नंबर, यानी एक सीरीज में अरेंज होगा। तो वो नंबर का जो सीरीज होगा उसके पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं कि वो किस पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वो सीक्वेंस में देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वहीं से एपी का पार्ट्स निकल कर आपको आता है। तो ये देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है सीक्वेंस का। सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस समझेंगे तभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ पाएंगे। तो सीक्वेंस कहने का मतलब क्या हुआ, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर। कुछ नंबर्स है जो एक डिफिनिट ऑर्डर में क्या है, अरेंज किया हुआ है ना। और अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल, कुछ उसका पर्टिकुलर रूल्स है, यानी उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वो नंबर्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, अगर मैं लिख दूं ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, तो इसके बाद अगर मैं गैप छोड़ दूं और आपसे मैं पूछूं कि इसका अगेन अगला जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, तो आप इस सीरीज को एग्जामिन करेंगे, है ना। एग्जामिन आप करेंगे और एग्जामिन करने के बाद ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे कि ये 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 10 है। तो आप सबको पता है कि अगला जो नंबर होगा वो 12 ही आने वाला है। तो ये कैसे हम लोग फाइंड कर पाए, क्योंकि ये जो नंबर है वो एक डिफिनिट ऑर्डर में, यानी कि डिफिनिट ऑर्डर में और डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है। वो आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या बढ़ रहा है, जो भी बोलो आप। जैसे कि ये नंबर्स इंक्रीज कर रहा है तो एक पैटर्न के थ्रू ये क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। उसी तरीके से मैं कुछ और भी नंबर्स लिख दूँ, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो तब मैं आपसे इसका नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप यहाँ से फटाक से बोल देंगे कि 25 होगा, है ना। इतना जल्दी आपका रिप्लाई आएगा कि 25 हो जाएगा। तो कैसे आप पकड़े, तो ये हम लोग क्या किए कि इस नंबर्स को क्या किए हैं, फॉलो किए। पहले ये किस पैटर्न पे
चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये नंबर एक डिफिनिट ऑर्डर से ये क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। जैसे 5 के गैपिंग पे ये सारा नंबर्स है, तो आगे का जो नंबर है 25 आने का है। उसी तरीके से कुछ और नंबर्स मैं ले लूँ, 1 ले लूँ, 4 ले लूँ, 9, 16, 25, तब मुझे ये नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट नंबर भी आप बहुत ही ईजिली वे में फाइंड कर सकते हैं। क्या दिख रहा होगा, ये 1 है तो ये 1 की स्क्वायर, ये 4 है तो ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 है, सॉरी ये 9 है तो 3 की स्क्वायर, ये 16 है तो 4 का स्क्वायर, ये 25 है तो 5 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये जो नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये, तो ये 5 का स्क्वायर है तो देन क्या हो जाएगा 6 की स्क्वायर, इसका मतलब क्या 36। तो ये नंबर भी आपका एक पैटर्न में ही है। मैं ये नहीं करूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, बट ये एक नंबर सीक्वेंस में है जहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल ये लिख दूँ ऐसे 7, 8, 16, 45, 105, तो क्या आप इस नंबर का सीरीज बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या आएगा? क्या कोई बता सकता है ये नंबर क्या आएगा? तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे 1 का गैपिंग, फिर 8 का गैपिंग है ना, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस है, इसमें भी आपका काफ़ी डिफरेंसेस है ना। तो काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है दो नंबर्स के बीच में, यहाँ काफ़ी कम गैपिंग है। तो यहाँ पता चल रहा है ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, किसी का क्यूब के पैटर्न पे भी नहीं जा रहा है। तो हमें क्या हो सकता है ना, इसका अगला नंबर जो है ये फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसका नेक्स्ट नंबर हमें नहीं मालूम चलेगा। तो ये कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, ठीक ना, नो सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपका कोई भी पैटर्न बन नहीं रहा है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो इसी में से कुछ पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, इसमें से जो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है वही हमें क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे कि हमारा कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा। सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं, आपको इसके बाद जीपी भी पढ़ना है, एचपी भी पढ़ना है, तो वो भी एक नंबर का सीरीज ही होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक नंबर का सीरीज है, जीपी भी एक नंबर का सीरीज है, एचपी भी एक नंबर का सीरीज है। तो ये डिफरेंट आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी डिफरेंट के टाइप्स को उठाएंगे तो अलग अलग सिस्टम बनेगा, एक एपी बनेगा, एक जीपी बनेगा। उसी तरीके से आपको ये पैटर्न सीखना है। तो ये जो पैटर्न मैं अभी बता रही हूँ ये सीक्वेंस कहलाएगा। सो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो किस पर्टिकुलर सीक्वेंस का पार्ट है, हम लोग ये देखेंगे, है ना। क्योंकि अभी सीक्वेंस आप जाने हो कि किस किस टाइप्स का आपका सीक्वेंस कहलाता है, तब उसी कुछ सीक्वेंस का एक जो पार्ट है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अ सीक्वेंस, यानी कि उसी सीक्वेंस का पार्ट है ना, तो ऐसा सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, यानी कि हर एक जो टर्म है वो क्या होगा, डिफर होगा किससे, इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी जस्ट उसके पहले वाला जो टर्म होगा उससे क्या होगा, बिल्कुल हर एक टर्म क्या होगा, डिफर होगा। यानी कि हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक कॉमन डिफरेंस होगा। यानी कि मान लेते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि कोई एक टर्म मैंने लिया 2, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, पहले वाले टर्म से डिफर होगा, ठीक ना। तो डिफर कहने का मतलब डिफर तो होगा ही, प्लस क्या होगा, अ कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, डिफर तो होगा प्रीसीडिंग टर्म से बाय अ कांस्टेंट, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म द्वारा ही वो डिफर होगा। यानी कहने का मतलब है कि हर एक टर्म्स के बीच में जो गैपिंग होगा आपका वो सेम होगा। अगर 2 का गैपिंग है तो हर एक टर्म्स के बीच में, यानी कि एपी का कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से सेम डिफरेंस पे होगा। ये कहने का यही सेंस है आपका इस डेफिनेशन का। तो जैसे मैंने 2 लिखा है तो मैंने जस्ट इसके बाद वाला मैंने अगर 4 लिखा है, नेक्स्ट 6, तो आप जो ये सीक्वेंस देख रहे हैं तो ये आपका एपी का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर्स के बीच में, इस सारे नंबर्स के बीच में जो गैपिंग है
वो कितने का है? ओनली 2 का, यानी कांस्टेंट गैपिंग जा रहा है। गैपिंग तो है, डिफर तो है सारा टर्म्स, बट क्या है, एक कांस्टेंट डिफर जा रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट गैपिंग कोई टर्म है। यहाँ देखेंगे सेकंड। अब ये जो सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या है कि यहाँ पे जो कोई भी नंबर्स होगा वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे -50, देन अगला जो नंबर है मैं ले सकती हूँ -45, देन -40, -35। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये भी तुम्हारा एपी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो ये दोनों जो नंबर्स है, रेगुलर कोई भी नंबर्स आप लेंगे, यानी कोई भी जो पर्टिकुलर टर्म है जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से ये सेम गैपिंग पे है। यहाँ देखो +5 का गैपिंग आएगा ना, यहाँ देखो ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर में कितना डिफरेंस है ना, ये वाला जो नंबर है -45 ये बड़ा है और -50 क्या है, छोटा है। तो इनके बीच का गैपिंग, इनके बीच का गैपिंग और इनके बीच का गैपिंग, सारे गैपिंग आपको मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। अब क्या है यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर, ये हो गया नेगेटिव नंबर, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया 3/1/2, 4/1/2, 5/1/2। तो ये भी एक सीरीज में है। क्यों? क्योंकि जब इस नंबर्स को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम गैपिंग में है। आपने इसे पता करना है कि इसके जस्ट बाद का नंबर कितने के गैपिंग पे है, हाफ के गैपिंग पे 0.5, इसके जस्ट बाद वाला नंबर 0.5 के गैपिंग पे, इसके जस्ट बाद वाला नंबर भी 0.5 के गैपिंग पे, यानी 1/2 के गैपिंग पे है। तो ये सारे नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। डिफर तो है सारे टर्म्स बट कांस्टेंट है। तो ये बोल सकते हैं कि ये आपका जो एग्जांपल्स है वो भी एपी में है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आल्सो इन एपी एंड दिस लास्ट पर्टिकुलर पार्ट इज आल्सो इन एपी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टर्म्स आपको दे रखे हैं वो एपी में ही होना चाहिए, तभी आप एपी के जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको बताना होगा कि वो सीक्वेंस जो है वो एपी में है या नहीं है। तो फर्स्टली आपका क्वेश्चन यही होगा। ओके, सो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा वो आपको एक सीक्वेंस होगा, है ना। मेरे पास जो सीक्वेंस है सॉल्यूशंस के लिए, मेरे पास जो सीक्वेंस है वो 11, 6, 1, -4, -9 एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। आपको फर्स्टली तो आप बताना है कि शो करके दिखाना है कि ये प्रोग्रेशन जो है क्या है वो एपी में है। देन आपको पता करना है कि इनका फर्स्ट टर्म क्या होगा एंड देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहीं पे मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देख लो। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये जानो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस किसे कहा जाता है। ये देख लो, अगर कोई भी सीरीज़ है एपी में तो एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, जहाँ से एपी स्टार्ट होता है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहा जाता है। उसे किस चीज़ से डिनोट करेंगे ये भी बताएंगे। पहले तो आपको पता करना है ये एपी में है या नहीं है। तो हमें पर्टिकुलर पार्ट में पता करना है। तो करना क्या है आपको देख लीजिए। आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो है वो चेकआउट करना है। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो पहला बात फर्स्ट टर्म का बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो टर्म है इसे हम लोग डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। ये सीखेंगे। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीखेंगे, थ्योरी भी ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद अब आती है बात कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय
denoted by D. It is D in the AP, okay, and it is A in the AP, okay. तो यहाँ से A और कॉमन डिफरेंस को D बोलेंगे और फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, ओके. तो पहले आपको पता चल गया कि फर्स्ट टर्म तो 11 हो जाएगा अगर ये AP में आया तो. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या है आपको कि हमेशा कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, है ना, कोई भी दो रेगुलर टर्म का आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक ना. तो हमेशा बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे. तो मैंने क्या करना है, इस सीक्वेंस के बीच का गैपिंग पता करना है, इस टर्म्स के बीच का गैपिंग पता करना है और इस टर्म का बीच का गैपिंग पता करना है. कम से कम आपको 3 डिफरेंस आप चेक कर लो. तो मैंने ना इस टर्म्स का गैपिंग पता करना है, तो हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को आपको माइनस करना है. कॉमन डिफरेंस निकालने का यही तरीका. तो यहाँ देख लो, फर्स्ट टर्म के बीच में का डिफरेंस पता करना है आपको, फर्स्ट 2 टर्म के बीच का डिफरेंस. तो D1 मान लो इज इक्वल्स टू ये मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. तो आप इसे क्या कर लो, आप A1 इसे बोल सकते हो, इसे A2 बोल सकते हो, इसे A3, A4, A5 एंड सो ऑन. तो हमें फर्स्ट डिफरेंस पता करने के लिए A2 माइनस A1 का यूज़ करना है, हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर. इट मीन्स A2 इज़ हेयर 6 एंड A1 इज़ हेयर 11. दोनों के बीच में माइनस था तो माइनस, तो क्या आ गया -5. अब क्या करना है, D2 फाइंड कर लो. इट मीन्स अगला जो 2 टर्म है उनके बीच का गैपिंग फाइंड करना है ना, उनके बीच का गैपिंग, यानी ये दोनों टर्म्स के बीच का गैपिंग. तो हमें क्या यूज करना, A3 माइनस A2. सीधा बात, अगर 3 है ना तो जस्ट इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, 2 आएगा, इसे माइनस करना है. A3 हमारा क्या है 1 एंड A2 हमारा क्या है 6. तो अभी तक तो सेम आ रहा है. एक और पर्टिकुलर फाइंड कर लो D3. तो क्या आ जा रहा है D3 के लिए, ये हुआ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, दूसरा कॉमन डिफरेंस एंड लास्टली थर्ड. तो तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा. 4 माइनस A3 इट मीन्स -4 माइनस 1, इट मीन्स क्या आया -5. तो आपको पता है ना कि रेगुलर आपका जो फोर्थ टर्म है इनके बीच का गैपिंग आपस में क्या है, सेम है. तो ये कम से कम आपको क्या करना है, 3 आपको डिफरेंस फाइंड करने ही है. चाहे तो जो गैपिंग दिया है लास्ट का वो भी फाइंड कर सकते हो, वैसे 3 काफ़ी है. तो आप यहाँ से शो करना, यार इज D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, यानी कि तीनों जो पर्टिकुलर पार्ट है या कम से कम 3 कॉमन डिफरेंसेस जो है वो सेम है. यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो D4 या कैलकुलेट कर लो आप यहाँ पे, अगर जितना पर्टिकुलर देना है चाहो तो. इस तरीके से D4 भी क्या हो जाएगा, A5 माइनस A4. A5 इज हेयर कितना, -9 -4, माइनस भी करना है आपको और फिर -4 का भी यूज करना है. तो क्या हो जाएगा -9, ये इस बात पे भी ध्यान देंगे, -9 और -4 इनके बीच का एक माइनस ये है. तो क्या हो जाएगा -9 + 4 क्या आएगा -5. तो आपको पता चला ना, ये सारे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपके, वो सेम है. तो क्या बोल सकते हैं, D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू D4. यहाँ तो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस आपके सेम टू सेम है. तो आप क्या लिख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है. इट मीन्स इट इज या द सीक्वेंस या द गिवन सीक्वेंस आर इन AP. ये आपका क्या है, AP में है. तब आपको आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड देन कॉमन डिफरेंस. तो आपको पता है ना, A इज द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर ये सिस्टम AP में है तो इनका जो स्टार्टिंग का टर्म होगा वही आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा. तो स्टार्टिंग का टर्म क्या है 11, तो फर्स्ट टर्म. ऐसे भी सेकेंड है आपका कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स D आपको क्या है, कोई भी 2 रेगुलर टर्म का जो डिफरेंस है वो. तो कोई भी 2 रेगुलर टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस तो आपको पता ही सेम आता है. तो डिफरेंस आप
चार चार निकाल चुके हैं, आपका सेम आने का है -5। तो ये रहा आपका ए, ये रहा आपका डी। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इस तरीके का होगा। देन हम इस पर्टिकुलर सेक्शन का बात करेंगे। तब आता है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म क्या है, यानी कि अगर मुझे कोई सीरीज़ है और सीरीज़ का कोई पर्टिकुलर यानी कि पर्टिकुलर टर्म्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तब क्या आएगा। यानी कि अगर कोई भी एपी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हो सकता है ना, 1000 टर्म्स, 100 टर्म्स, लेकिन कोई मुझे पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे 5th टर्म, 6th टर्म, 61st टर्म या समथिंग, तो उस टर्म्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि जो एपी है वो एक सीक्वेंस में होता है। तो अगर पेज पे लिखने के लिए जाओ तो सारे सीक्वेंस तो लिख के ही पता कर सकते हो, लेकिन पेज पे लिखना क्या आपको 100 टर्म्स या 1000 टर्म्स आपको पेज पे लिखना तो संभव है नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूलाज चाहिए, यानी कि एक ट्रिक चाहिए, लॉजिक चाहिए, जो कह लो वो चीज़ चाहिए। तो अब है क्या यहाँ पे हमें पता करना, यहाँ पे शो करके लाना है कि अगर कोई एपी है और उनका फर्स्ट टर्म को अगर ए बोल दो और कॉमन डिफरेंस को डी बोल दो, तो इनका जो किसी जो nth टर्म होगा, यानी एपी में जिस टर्म की भी बात कर लो, यानी कि एपी का जो लास्ट टर्म होगा, तो जो लास्ट टर्म होगा या nth टर्म होगा, एक तो पर्टिकुलर बात समझ लो ये कि लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी एपी को या सीरीज में लिखते हैं तो वो सीरीज का द एंड होता नहीं है ना। पहला तो ये बात कि वो सीरीज अगर स्टार्ट हुआ है तो आप जहाँ चाहे वहाँ स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि सीधा बात है कि अगर कोई सीरीज अगर 2, 4, 6, 8 कोई इवन नंबर का मैंने एक सीरीज ले रखा है, आपको पता है कि एपी में है, तो क्या ये सीरीज रुकने वाला है? कभी नहीं है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर हो सकता है, माने कि ऐसा कोई एपी हो जहाँ पे ये जो सीरीज है वो 100 टर्म्स का ही है, तो 100 टर्म्स आप काउंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज स्टॉप होने का है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आपका क्या चाहिए, आपको क्वेश्चंस में दे रखेगा कि ये जो टर्म्स है आपको 100 टर्म्स का ही है टोटल, तब यहाँ पे ये सीरीज रुका, नहीं तो ये सीरीज रुकने वाला नहीं था। ये तो आप 100 टर्म्स के बाद भी लिख सकते हो इस पैटर्न पे। तो होता क्या है कि हमें जिस टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाए, अगर ये टोटल 100 टर्म्स है इसमें और मुझे अगर 60 टर्म के बारे में पूछ लिया जाए, तो मेरे लिए जो 60 टर्म है वो मेरे लिए लास्ट टर्म है। क्यों लास्ट टर्म है? कि मेरा लास्ट स्टॉपेज वही है, उससे आगे कौन सा टर्म्स आ रहा है मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं पता करने के लिए। तो मुझे जहाँ तक जाना है वो मेरा लास्ट स्टॉपेज, इसीलिए किसी nth टर्म का बात करें या लास्ट टर्म का बात करें, या ये समझ लो जब भी nth टर्म के बारे में पूछा जाए वो आपके लिए लास्ट टर्म हो जाता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो यही आता है a + n - 1 × d। अब ये कैसे आता है ये समझो। अब यहाँ देखो, पहले तो ये बात कि कोई एपी है तो उसका एपी का फॉर्मेट लिखो। क्या होना चाहिए एपी का फॉर्मेट? यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट टर्म इसका ए है, ये भी पता है कि फर्स्ट टर्म के बाद जो अगला जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा है ना, वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला टर्म्स अगर ए है तो सेकेंड टर्म्स में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लो। थर्ड टर्म में आपको क्या करना है, अगेन सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो क्या आने का है, a + d था तो सेकेंड टर्म था, एक और मैंने ऐड कर लिया, ये थर्ड टर्म हो गया। देन a + d जो है आपका थर्ड टर्म था, तो थर्ड टर्म में अगर मैं d और ऐड कर लूँ तो ये फोर्थ टर्म हो गया, एंड सो ऑन इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका सीरीज बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देखो कि मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा तो क्या हो जाएगा, ए तो है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म तो a + d आ रहा है, थर्ड टर्म में आप देख लो कुछ सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हो, तो a + 2d आ जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पे ऐड करो सारे d को तो a + 3d आने का है। तो इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट टर्म को भी आप लिखते तो क्या आता, a + 4d आता, एक और d हो जाता। तो इस तरीके से ये सीरीज आपका क्या हो जाता, बढ़ते ही चला जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही आप इसे देख लो, तो अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको जो nth टर्म जो है ना यहीं पे दिख जाएगा। कैसे, ये देखो
ये आपका रहा फर्स्ट टर्म जिसमें d कितना है, एक भी नहीं है ना। सेकेंड टर्म जिसमें d कितना है, 1 है। थर्ड टर्म में d कितना है, 2 है। फोर्थ टर्म में कितना है, d 3 है। यानी हर एक टर्म में d का जो नंबर है एक कम है ना। हर एक टर्म में d का जो नंबर है एक कम है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो लास्ट वाला जो टर्म होगा उसमें भी d का जो नंबर होगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर वो आपका 50 टर्म है तो उसमें से एक कम होगा, d का जो प्रेजेंस होगा एक कम होगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a तो होगा ये सारे नंबर में, प्लस d जो होगा nth टर्म के लिए, n टर्म के लिए वो क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो n-1 i इंटू डी का जो वैल्यू है, जैसे आप 4 लिख रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें तो पता नहीं है कि कौन सा नंबर है वो, मेरे लिए वो nth नंबर है। तो जो भी नंबर आएगा, यानी कि nth का वैल्यू अब 50, 60 कुछ भी है, तो यहाँ पे जो d आएगा तो 50 टर्म्स में क्या आएगा, 1 कम आएगा, यानी 49 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से n टर्म है तो n-1, तो ये क्या हो गया, ये लास्ट टर्म या nth टर्म का ही तो वैल्यू आया, tn का वैल्यू आया है ना। तो ये तो आपको यहाँ पता चल गया है, सीधा बात। लेकिन फिर भी अगर वहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर लो। ये है आपका फर्स्ट टर्म, इट इज़ t1 को आप क्या लिख सकते हो, d के फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हो कि आपका रिजल्ट a आना चाहिए, तो a प्लस आपको इस टर्म में चाहिए n-1, n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1-1 इंटू d लिख दिया जाए तो किसी का कुछ नहीं जाएगा ना। 1-1 यानी कि 0 में d से मल्टीप्लाई करो 0, क्या बचा a। यानी इस फॉर्मेट में आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू ये मिला। सेकेंड टर्म को अगर आपने इसे ब्रेक करना है, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस d का वैल्यू, यानी 1d है ना, ये d मतलब 1d यानी कि 2-1 इंटू d लिखा जा सकता है ना। इसी तरीके से थर्ड टर्म को लिखा जा सकता है a प्लस क्या लिखा जा सकता है, 3-1 इंटू d। इसी टर्म्स में ना आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको चाहिए। ये देखो t1 जो क्या था, a था ना, तो आपका इसका सॉल्यूशन a आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आपका a प्लस d आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आपका a प्लस 2d आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ ना। यानी a प्लस 2d को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो सोचो हम tn को कैसे लिख सकते हैं, ये देखना है ना। यानी कि फर्स्ट वाले टर्म में 0, सेकेंड वाले टर्म में 2-1, थर्ड वाले टर्म में 3-1 है ना। तो n वाले टर्म में n-1, यानी a प्लस n-1 इंटू d, इट इज़ कॉल्ड tn। ये क्या है, ये आपका nth टर्म का वैल्यू है ना। तो tn का तो वैल्यू ये आ गया, a प्लस n-1 इंटू d इज कॉल्ड tn। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड an है ना। an भी आप बोल सकते हैं, इसे tn भी बोल सकते हैं, है ना। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका जनरल टर्म्स ऑफ AP रहा। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, यानी इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप AP के किसी भी पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। किसी भी पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये रहा लॉजिक। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या करना है ये देखेंगे, है ना। आप ना ये देखना क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी 150th टर्म ऑफ दी AP, और आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, आपको एक AP दे रखा है जिनका 105th टर्म आपको फाइंड करना है। इट मीन्स 105th टर्म आपका क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसके आगे जाने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो आपको nth टर्म कहने का मतलब यही था ना कि किसी पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में आपको जानकारी क्या है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे AP का जो सीक्वेंस है हमारा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 4 है, 4/1/2 है, 5 है, 5/1/2, 6 एंड सो ऑन,
तो आपको क्या है, Tn की जो फॉर्मूला है, Tn की यानी किसी पर्टिकुलर टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या पता है, आपको क्या क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग, a चाहिए यानी फर्स्ट टर्म, n चाहिए और d चाहिए। ये हर चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग पता करेंगे कि मुझे Tn के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कि a का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4 फर्स्ट टर्म है। d जो है आपको पता है कोई भी रेगुलर टर्म्स का डिफरेंस स्टार्टिंग का ही ले लो, या तो इनके बीच का डिफरेंस या तो दिस पर्टिकुलर पार्ट का डिफरेंस। तो मैंने a2 माइनस a1 लिया है, आप a3 माइनस a2 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर टर्म्स के बीच का क्या है, गैपिंग आपको सेम आने का है। तो a2 इज हेयर 4/1/2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 4। आप सभी को पता है कि 4.5 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, ओनली हाफ यानी कि 1/2। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसे क्या करना, ब्रेक करो और उसके बाद एलसीएम लेकर के माइनस कर दो। तो क्या आने का है, ये 1/2 आने का है ये सॉल्यूशन करके। तो a पता चल गया, d पता चल गया, हमें क्या करना है, Tn फाइंड करना है। इट मीन्स हमें कौन सा टर्म्स फाइंड करना है, 105 यानी कि T105 आपको पता करना है। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको ये भी पता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो पार्ट है आपका, यानी किसी भी टर्म्स के बारे में पूछेगा तो यहाँ जो आपको फॉर्मूला आ रहा है, जैसे कि सेकेंड टर्म का a प्लस डी, थर्ड टर्म का a प्लस 2d, उसी तरीके से अगर आप सोचोगे तो 105 टर्म्स का क्या आना चाहिए, a प्लस 104d आना चाहिए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव भी कर सकते हैं। आप देखो a प्लस 105 अब यहाँ पे रख लो, माइनस 1 इंटू डी, क्या आया, a प्लस 104d, है ना। तो किसी भी टर्म्स के बारे में अगर पूछे तो d का जो वैल्यू है वो n-1 का टर्म में होता है, यानी एक कम जो वैल्यू फाइंड करना है उससे एक कम आपका d उसमें होगा। तो आप डायरेक्टली 105 के लिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, a प्लस 104d। तो चलिए a का वैल्यू हमें क्या है, 4 प्लस 104 इंटू, है ना, पर्टिकुलर 104 इंटू डी है ये, डी का वैल्यू क्या है, 1/2। आपको पता है यहाँ कैलकुलेशन है, आप कर लो 52, आप क्या कर लो, ऐड कर लो, क्या आने का है, 56। तो 56 इज द वैल्यू ऑफ 105th टर्म। तो इस सीरीज को 105th टर्म आप लोगे, जब सेलेक्ट करोगे तो उसका जो वैल्यू जो दिखेगा, जैसे 6 है, 5.5 है, वो आपको 56 दिखने वाला है। तो इस तरीके से आप किसी भी एपी सीरीज़ का किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का यानी पर्टिकुलर टर्म का आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 105 टर्म का, किसी और टर्म्स का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर बाय द वे मुझे यहीं पे पूछता कि मुझे T25 फाइंड करना है आपको, T25, तो आपको पता है ना a प्लस 24d, ये आपको फाइंड कर लेना है। तो a इज हेयर 4 प्लस 24 इंटू, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2, 2, इट मीन्स 12। तो आप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो आप अगर 25th टर्म फाइंड करोगे तो 16 आ रहा है। उसी तरीके से इस एपी का कोई भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आपका आंसर्स ये हुआ, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे मैंने बताया कि आप इस एपी का कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके, यानी कि किसी भी आपको टर्म्स फाइंड करना है तो एक ही फॉर्मूला है, a प्लस n-1d, यानी वही आपका डेस्टिनेशन है। 25th टर्म यहाँ पे अगर मैंने डेस्टिनेशन बनाया है तो इसे भी a प्लस 25-1 इंटू डी के टर्म में लिखा जा सकता है ना, a प्लस n-1d। उससे आगे आपको जाना ही नहीं है, तो वो आपके लिए लास्ट टर्म है, ठीक है। या तो बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3
ये आपका एक डिफरेंट क्वेश्चन जा रहा है। यहाँ पे क्या आपको पूछा गया है, विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि एक सीक्वेंस है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो सीक्वेंस है आपका वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, 24, 21, 18, 15। तो ये जो सीरीज जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो कभी तो 0 हो जाएगा ना, या 0 से क्या हो जाएगा और ये निगेटिव में चला जाएगा। जब ये सीरीज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कभी भी सीक्वेंस ख़त्म नहीं होता है, आप चाहो उसे स्टॉप कर सकते हो, है ना। आप किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर सकते हो, वहाँ पे 60 टर्म, 68 टर्म। तो ये जो सीरीज जो चल रहा है जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो निगेटिव में भी जाएगा। तो कहाँ से निगेटिव स्टार्ट होगा, जब ये निगेटिव स्टार्ट होगा तो वो पहला टर्म क्या आएगा, वो कौन सा टर्म होगा जहाँ से इसका निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जहाँ से भी नेगेटिव स्टार्ट होगा वो मेरे लिए डेस्टिनेशन है ना, वहाँ से आगे मुझे जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मुझे मिल जाना चाहिए, यानी पहला टर्म वो मिल जाना चाहिए जो नेगेटिव हो, इससे आगे का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो मेरे लिए आप मान लो कि वो nth टर्म है, यानी वो लास्ट टर्म है हमारे लिए, जो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आप सपोज कर लो, लेट nth term be the first negative term of given AP। वो nth टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा AP का। तो ये सोच के देखो, अगर वो नेगेटिव टर्म है तो आपके पास कोई इक्वेशन तो चाहिए ना। तो अगर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, वो जो nth टर्म है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो हमें बोल सकते हैं कि जो nth टर्म है इज लेस देन 0, ये बोला जा सकता है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा सकता है। तो nth टर्म इज लेस देन 0 हो सकता है, यही तो होगा ही, नेगेटिव टर्म है, तो ये तो हमें पता ही है। जैसे ही मैंने ये लिखा निगेटिव तो आपको पता चल गया कि जो nth टर्म आएगा, यानी जो पहला जो नेगेटिव टर्म है जिसके बारे में आप सपोज किए हो कि वो nth टर्म है, वो 0 से छोटा होगा। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो a आपको पता है ना, a इज हेयर 24 प्लस n आपको पता है नहीं, यही तो पता करना है। कॉमन डिफरेंस नहीं पता आपको, आप फाइंड कर लो कॉमन डिफरेंस बगल में। तो आपको आप चाहे तो यहाँ पे पर्टिकुलर a इज इक्वल्स टू क्या है 24 एंड d इज इक्वल्स टू आप बता सकते हैं 21 माइनस 24 यानी कि -3। तो आप यहाँ पे दिखा लो -3 लेस देन 0। तो यहाँ 24 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस -3n माइनस माइनस +3 इज लेस देन 0। सॉल्यूशन करो तो 27 माइनस 3n लेस देन 0। आप क्या लिख सकते हो, 27 इज लेस देन, ये है ना 3n, जब राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो 3n ऐसे हो जाएगा, माइनस या प्लस में, या इक्वल टू हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, सबको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में ही लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर पार्ट तो हमें ये मिल गया। 3 से आप अगर डिवाइड कर दो तो क्या आया, आपका जो पार्ट आया है यह आया 9 इज लेस देन n, यानी जो n का जो वैल्यू है, यानी कि Tn का वैल्यू को निगेटिव होने के लिए n का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 9th तक जो टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है, 9th टर्म से आगे वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। यही तो बोला कि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए n का जो वैल्यू है वो 9 से ज़्यादा है। तो 9 के बाद जस्ट क्या है, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, जितना भी है सब नेगेटिव आएगा। हमें क्या पूछा गया, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो कहाँ से फर्स्ट नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगा, 10 से, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है। तो n इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो 10th टर्म will be first negative term of AP। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा यही होगा।
तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चंस एक आपको देखने को मिलेगा एपी सेशन में है। अब आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे आप लोग। ये जो है आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन को कंजर्व करता है। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो लीनियर इक्वेशन का जो आपने पार्ट पढ़ा है वही ये टॉपिक्स में आपको डील करना है। तो लीनियर इक्वेशन ही आपको इस इंफॉर्मेशन से, यानी जो गिवन है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और इक्वेशन बनाओ, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है आपका क्वेश्चंस का उसे फुलफिल करो, बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 24। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो आपको एंड से पहले वाले सेंटेंस तक क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। यहाँ से बोला है आपको पता है क्या है कि फोर्थ टर्म यानी कि A4, या आप बोल सकते हो T4 प्लस लास्ट है आपका एट्थ टर्म यानी कि A8 इज इक्वल्स टू, यानी दोनों टर्म को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, एक इक्वेशन A4 का जो वैल्यू है वो क्या आने का है, A+3D। आपको पता है ना A4 का जो सॉल्यूशंस है A+3D है आने का है। A8 का जो है यानी कि 8th टर्म का फॉर्मूला क्या आने का है, A+7D। एक कम होता है ना 24, A और A को आप प्लस कर दो तो क्या हो जाता है 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। आप चाहे तो इस पर्टिकुलर पार्ट को छोटा भी कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो। तो जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, यही आएगा ना। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, मैंने कॉमन लेके नहीं दिखाया है, आप इस पर्टिकुलर पार्ट को आप ये भी लिख सकते हो, है ना। तो चलो अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर काम करेंगे। अगेन आपने क्या लिखना है, द सम ऑफ इट 6th एंड द 10th टर्म, बिल्कुल इसी इक्वेशन के जैसा। फिर से एक ही बात है, अगर 6th टर्म को और 8th टर्म को प्लस कर दिया जाए, यानी कि A6 प्लस, ये नीचे में 6 होगा, A6 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 44। आप यहाँ से फिर से लिख सकते हो A+5D एंड अगेन A+7D इज इक्वल्स टू 44। AA इज 2A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 44। अगेन आप 2 कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, A+6D इज इक्वल्स टू 22, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप इस बात का ध्यान देंगे, ये आपके जो सिंप्लीफिकेशन है उसे इफेक्ट पहुंचाएगा। यानी कि अब आप देखो ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों में क्या है कि ये पार्ट जो थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड है, तो ये देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो तो A की वैल्यू और D की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। और आपको पता है फर्स्ट 3 टर्म्स किस फॉर्मेट में होता है, A+D एंड A+2D, यानी A और D की वैल्यू आपको चाहिए। तो आपको पहले A और D की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो A की जो वैल्यू है वो कट आउट हो जाएगी, यानी कि A+5D इज इक्वल्स टू 12। ये आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो है वो A+6D इज इक्वल्स टू 22। यही मैं बोल रही हूँ, किसी को भी किसी में से माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को। अगर सेकंड को माइनस करना है फर्स्ट में, यहाँ से लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, है ना। आपने बहुत सारा क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर रखा है। सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, साइन चेंज होगा। A तो आपका बिल्कुल ही खत्म, यहाँ क्या आया -D, और यहाँ भी आपने सॉल्व किया, कितना आया 10, वो भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, D इज इक्वल्स टू 10। D का वैल्यू आपको पता चल चुका है।
अब आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू। उसके लिए आप 1 में या सेकंड में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। मैं फर्स्ट में रख लेती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट में रखा तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। a प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 12। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 माइनस 50। आप क्या कर लो, माइनस कर लो। तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 38 माइनस में। तो ये पता चल रहा है कि ये सिस्टम जो है आपका माइनस से स्टार्ट होने वाला है। तो a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। अब क्या फाइंड करना है, मुझे 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो t1 तो आपका a के इक्वेट, तो इट मीन्स -38। t2 जो है आपका यानी कि a प्लस d, इट मीन्स a इज हेयर -38 एंड प्लस d इज 10। तो क्या हो जाएगा, -28। उसी तरीके से t3 इज a प्लस 2d, इट मीन्स a इज -38 अब प्लस 2d, इसका मतलब क्या हो गया 20, है ना। तो क्या हो जाएगा -18। तो ये आपका सीरीज हुआ ना, -38 -28 -18 इस योर AP का, ये आपका थर्ड 3 टर्म आपका AP का फाइंड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इक्वेशन बनाना है, दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा, यानी जिस टर्म्स के बारे में आपको पूछा जाएगा वो टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो आई होप कि अगर आपको आज का क्लास अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ओएसिस जेई क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू टू वॉच।